हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है हिंदी। यानी कि आप लोगों का सब्जेक्ट है क्लास 10th का आप लोगों का हिंदी है। और ये मॉडल पेपर 2024 का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। आप लोगों का भी इसी में से आप लोगों को भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये मॉडल पेपर आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यानी कि जो आप लोग का पूर्णांक 70 है, 70 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट करा देंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो धैर्य बना करके तो आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे, ये मेरा गारंटी है। और फिर देखिए, आप लोगों का समय दिया जाएगा पेपर में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 22 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट पेपर है। इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को 22 फरवरी को भी देखने को मिलेगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन का और समय आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और आप लोगों का 2 खंडों में विभक्त होगा, जो कि पहला खंड होगा 20 MCQ होगा और आप लोगों का जो 50 नंबर का होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में देना होगा। ये हमारा था क्या उसका, ये हमारा था पैटर्न, यानी कि पेपर का पैटर्न था। और देखिए, आप और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ओमार सीट पर आप लोगों को इरेजर एंड वाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करना बाबू। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों का 20 नंबर रहेगा, जिसका 20 MCQ रहेगा, जिसका हमें ओमार सीट में फिल करना होगा। तो ये वाला प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे। ये हमारा था पैटर्न इसका। और चलिए, बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग ऐसा यूट्यूब पर कभी नहीं देखे होंगे जो इस प्रकार से होगा सोल्यूशन। आप लोगों का टांडों के साथ इसमें सोल्यूशन बताएंगे। यानी कि एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को कॉपी पेन उठाना ही नहीं है, इस सभी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा बताएंगे कि इसको तैयार कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए, ऐसा नहीं, उसका आंसर भी बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ स्टार्ट होता है, जो कि पूर्णांक 20 दिया गया है इसमें से। यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि MCQ में। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, हमें ये बताना। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक, हमें ये बताना। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया हमारा। ये ऑप्शन हमारा दिया गया, ए वाला ऑप्शन भारतेंद्र युग, बी वाला है द्विवेदी युग, और सी वाला है शुक्ल युग, और डी वाला है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा 1 नंबर हो गया वेल कंप्लीट। ठीक, और आप लोगों को बाबू आप लोगों को एक चीज़ बताना है। क्या बताना है, देखिए, कि अगर हम इसका आंसर ऐसे टिक करके बताएं या ओमार सीट पर बताएं, अगर आप लोग सभी स्टूडेंट इसका कमेंट ओमार सीट पर करेंगे तो ओमार सीट पर हम बता देंगे एंड समझा देंगे अगला जो हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, आप लोग अगर लेकिन कमेंट करेंगे सभी लोग की क्या कमेंट करेंगे कि सर आप इसका मतलब MCQ का क्वेश्चन ओमार सीट पर बताइए, ऐसा अगर करेंगे तो आप लोग को उसको भी फिल करके बता देंगे, ये गारंटी लेते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न पर आते हैं। यानी कि क्वेश्चन हमारा दूसरा जो दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि किस विधा की रचना, तो चिंतामणि जो है निबंध विधा की रचना, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, चिंतामणि किसकी रचना है, तो चिंतामणि किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, गबन किस विधा की रचना है, गबन उपन्यास विधा की रचना है। ये वाला भी कंप्लीट हमारा हो गया तीसरा वाला। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बताएंगे, भले ही हमारा वीडियो लंबा हो जाए, इससे कोई नहीं मतलब है। आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न कि शुक्ल युग की समय अवधि है। यानी कि हमें इसमें क्या बताना है कि शुक्ल युग के समय सीमा क्या होती है, यानी कि कब से कब तक मानी जाती है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, पाँचवा क्वेश्चन दिया गया, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यानी कि जो नीड़ का निर्माण है फिर ये किस विधा की रचना, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वाला क्वेश्चन प्रश्न दिया गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, हमें ये बताना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न नंबर 7वां जो दिया गया है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वें का सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का है, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन दिया गया है क्या कि भारत भारी किसकी रचना है, यानी कि भारत भारती है, सॉरी भारत भारी नहीं, भारत भारती किसकी रचना हमें ये बताना है। तो 8वें वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां जो 9 वाला क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, यानी कि आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी कि हमें यह बताना है आधुनिक काल जो हमारा ये चल रहा है ये कब से कब तक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सन 1843 ईस्वी से लेकर के अब तक माना जाता है, यानी कि हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, मोतीराम किस युग की कवि हैं, यानी कि मोतीराम किस युग के कवि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रीतकाल के कवि हैं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है क्या होता है, हास्य होता है। ठीक, और फिर देखिए क्या एक क्वेश्चन और पूछ लेता है क्या कि करुण रस का स्थायी भाव होता है, यानी कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का अगर स्थायी भाव पूछे जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शोक हो जाएगा। ठीक, ये वाला भी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और आगे एक क्वेश्चन और पूछेगा क्या कि जो वो श्रृंगार रस होता है, यानी कि श्रृंगार रस होता है उसका भी अस्थायी भाव पूछ लेता है तो उसका रथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हमारा हो गया। और जो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास्य होता है, इसका मतलब होता है हंसी, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात अमानो नील मणिशैल पर अताप प्रयोग प्रकाश। ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार हमें ये बताना होगा। जो 12 वाला का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, प्रश्न संख्या जो हमारा 13 वाला दिया गया, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोला जो छंद होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि ये सममात्रिक छंद होता है, हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़ा आ का प्रयोग किया गया है, यानी कि हमारा यही आ का प्रयोग किया गया है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला जो दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, वाक्य के आधार पर कितने भेद होते हैं, यानी कि कितने भेद, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका भी 15 वाला का भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है पीताम्बर में कौन सा समास है, यानी कि पीताम्बर में कौन सा समास है हमें ये बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुवीर्य समास है, यानी कि हमारा यही सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है आंसू का तत्सम है, यानी कि आंसू का तत्सम क्या होता है हमें यह बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु होता है, यही ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला जो क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न 18 वाला जो है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, यानी कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है हमें ये बताना होगा। तो इसका जो 18 वाला का जो सही आंसर हो जाएगा ये कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट होती है उसकी प्रधानता होती है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, तभ्य शब्द में वचन एवं विभक्त है, यानी कि इसमें हमें वचन एवं विभक्त बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यानी कि हमें बताना है इसमें से सर्वनाम कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम इसमें बताना, तो इसमें सर्वनाम जो है वह है, क्या है, वह है, यानी कि ये प्रोनाउन है। ठीक है, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू देखो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं
आस्ते आस्ते से बताएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस धैर्य बना करके आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज 70 में 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, गारंटी लेते हैं। और फिर देखिए आप लोगों को बता दें, यहाँ तक आप लोगों का 20 MCQ हो गया एंड और 20 नंबर भी हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। और आप लोगों का भी 50 नंबर आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप धैर्य बना करके, ठीक। देखिए फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें से खंड बा स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूर्णांक 50 नंबर दिया गया, यानी कि इसमें से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी 50 नंबर पूछा गया, उसी में भी पूछा गया 50 नंबर का, ठीक। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन और ये वाला भी 50 नंबर कंप्लीट कर लो तो 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा, तो 50 नंबर भी कंप्लीट करा देंगे, ये गारंटी लेते हैं, ठीक। फिर पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या जो पहला दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए हमें कितना नंबर दिया जाएगा, 6 नंबर दिया जाएगा बाबू। 3 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आप लोग को 6 नंबर इसमें दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग को देखिए गद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं और उसका आंसर भी बताते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, या कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का, धीर उत्साही का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था और नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। बाबू ये आप लोग को हम पढ़ दिए, आप लोग को दिमाग में बैठ गया होगा। यह कहाँ से लिया गया है, ये बाबू जो चैप्टर का नाम है मित्रता है और उसके गद्यांश के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर मित्रता शब्द प्रयोग हुआ है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कौन चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान देना है, मित्रता हो गया कंप्लीट, ठीक। फिर देखिए आप लोगों का ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, आप लोग को आंसर बताएंगे, बस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा तभी बताएंगे, ठीक। अगर मान लीजिएगा आप सोच रहे होंगे कि तुरंत बता दें, तो तुरंत नहीं होगा बाबू, धैर्य बनाकर समझो, आसान शब्दों में समझो। और ये हमारा वीडियो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का 70 में 70 हिंदी में फोड़ करके आना है। 22 फरवरी को आप लोगों को देखो क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना। फिर लेखक के अनुसार तीसरा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो चलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन का नीचे ही आंसर आप लोगों के लिए सेट किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखो बाबू, खंड इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखना बाबू। आप लोग को ब्लैक पेन से ऊपर लिखना है, खंड खा लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला है। इसी प्रकार से आप लोग को भी कॉपी में लिखना है, जिस प्रकार से हम बता रहे हैं बाबू, ठीक। देखो प्रश्नोत्तर संख्या पहला हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो लिखेगा संदर्भ लिखेगा। क्या लिखेगा, संदर्भ में क्या लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। स्टार्टिंग में भी बता दिया और यहाँ पर भी बता दिया। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर कंप्लीट। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोगों को भी कॉपी में लिखना है बाबू। बार बार बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि दूसरा क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या है। यहाँ पर ब्लैक पेन से इसको डार्क करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते या एक ही रुचि रखते हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देख करके उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित करता है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला भी 2 नंबर रेखांकित अंश की इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया देख लीजिए, आप लोग को दिखा करके समझा रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, ये बताइए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया इस गद्यांश में, तो इसका भी आंसर लिख दीजिएगा छोटा सा। देखिए लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास
पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सके, इसीलिए एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बाबू ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसमें आप लोग का 6 नंबर तो कंप्लीट हो गया। ठीक, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। देखो बाबू, और इसमें अथवा करके भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके यहाँ पर ऑफर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। देखिए, जो अगला गद्यांश दूसरा दिया जाएगा, अथवा वाला गद्यांश दिएगा, उसको भी पढ़ते हैं और उसका भी आंसर आप लोग को बताएंगे, यानी दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, किसी में आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा गद्यांश क्या दिया गया है, इसको भी समझते हैं कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरोध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई भूपृष्ठि पर ना बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रहे। बाबू ये कहाँ से लिया गया मित्र, ममता से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ये आप लोगों का जो लिया गया है ममता से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप लोगों को ये चैप्टर से पढ़ने से अंजादा ही लग जा रहा होगा। ठीक, आज आप लोगों को 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा खुद से वादा है। देखिए, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, भाव स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, बात एक ही होता है। ठीक है, भाव स्पष्ट या रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा तो आप लोग को व्याख्या ही करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा इसमें पूछा गया, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरोध बताया गया। तो बाबू चलो एक ही बार में तीनों का आंसर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाते हैं, बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पेपर में किस प्रकार से लिखना है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो अथवा वाला जो करना है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहला डाल देना और अथवा वाला लिख दीजिएगा। क्या कोष्टक में कर लीजिए अथवा वाला, यानी कि एग्जामिनर जो रहे उस कॉपी चेक करते समय समझ जाए कि ये बाबू जो लिखा है अथवा वाला लिखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा क्या रहेगा, देखिए संदर्भ तो आप लोग को वैसे ही करना है। इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये 2 नंबर हो गया बाबू, वेल कंप्लीट। ठीक, और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया, तो इसको वाला भी देख लो। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेगा कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक जयशंकर प्रसाद बताते हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कहते हैं कि क्या बताते हैं कि जब ममता ने अपने पिता को इतना धन इकट्ठा करते हुए देखा तो ममता अपने पिता से क्या कहती है, देखिए कहती है कि भगवान की इच्छा के विरोध या अपने या साहस कैसे किया। हम ब्राह्मण हैं, क्या हमें भीख यानी कि जो दान नहीं मिलेगा, जो दान होता है वो ब्राह्मण को क्या नहीं देते हैं, देते हैं बाबू, ये गलत बात है, नहीं देते हैं। तो ठीक, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति नहीं बचेगा जो किसी ब्राह्मण को भीख यानी कि दान ना दे सके, या असंभव है। तो ये हमारा रेखांकित अंश व्याख्या छोटा सा लिख करके कंप्लीट हो गया। ये 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता कंप्लीट होने से। और फिर देखो अगला क्या है, अगला इसमें देखो क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग, यहाँ पर नहीं है बाबू, यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरोध बताया गया, इच्छा के विरोध बताया गया। तो चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं आप लोगों को, यानी समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ममता द्वारा घूस लेने के कार्य को ईश्वर के विरोध बताया गया है। सेम आप लोगों का इसी प्रकार से भी उसमें बोर्ड एग्जाम में भी 22 फरवरी को क्वेश्चन देखने को मिलेगा सुबह के टाइम में ही। तो ये वाला भी हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, दोनों अथवा करके वाला भी कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों को कह रहे हैं ये महाटांडो क्लास है, ठीक है, आप लोगों का एक एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी को बताएंगे, 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो दूसरा दिया गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि इसके लिए भी 6 नंबर लेना है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक, इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया, क्या दिया गया, देखिए कि
चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे को अंधे को लांघे। देखिए क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगी गिरि लंघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे बहिरे सुनो गूंग पुनि बोलत, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। देखो बाबू, ये आप लोग का इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका संदर्भ बताना है और इसका संदर्भ बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या बताना है, जो ये दो लाइन रेखांकित करना है, इसका व्याख्या बताना है। और देखिए उपयुक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है, तो ये इसको आप लोगों को बता दें। इसमें जो अलंकार है ये रूपक अलंकार है बाबू, ये वाला तो कंप्लीट होगा, लेकिन आप लोगों को चलिए सर्वप्रथम आप लोग को स्क्रीन पर दिखा करके और आंसर इसका बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे सेम तरीके से आप लोगों को भी पेपर में लिखना है, बोर्ड पेपर में भी। प्रश्नोत्तर संख्या ये हमारा दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया संदर्भ, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। तो पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेकर रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी। ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए क्या पूछा गया कि इसमें क्या लिखेगा, निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ये बाबू व्याख्या लिख करके हमारा 2 नंबर इसका वाला भी कंप्लीट होगा, 2 नंबर इसका वाला भी। फिर देखो क्या है, उपयुक्त मतलब अलंकार बताना, तो स्टार्टिंग में ही बताएं ये रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो बाबू ये वाला 6 नंबर यहाँ से पद्यांश में भी आप लोगों का कंप्लीट होगा, और इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे आप लोगों का। देखिए अथवा करके अगर आपको परल नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। तो आप लोगों को वैसे तो दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहला ये वाला जो दूसरा वाला दिया गया है, क्या दिया गया है, ये सभी बता रहे हैं, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता रहे हैं। 70 में 70 नंबर 22 फरवरी को कंप्लीट करके आना है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया क्या है, देखो कि सुनी सुंदर बेन सुदारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी ने तिने समझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे, अवलोकत लोचन लहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनुमंजल कंज कली। देखो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसमें संदर्भ लिख करके हमें बताना है, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजल कंज कली में कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना होगा। तो इसमें अलंकार की बात कर रहा है, तो चलिए आप लोग को इसका आंसर भी बता देते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या जो दूसरा दिया गया, इसमें अथवा वाला दिया गया है। क्या दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है संदर्भ, यानी कि संदर्भ आप लोग को बताना है। इसमें लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया ना, संदर्भ लिख करके। फिर आगे देखो इसमें क्या दिया गया है कि दूसरा दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और यहाँ पर देखो क्या है, इसमें रेखांकित अंश में व्याख्या में क्या लिखेगा, प्यारा सा वर्ड लिखिएगा, तभी आप लोग को 2 नंबर से मिलेगा। आप लोग समझिएगा इसको कि जब राम वनवास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वनवास जाते हैं, तो रास्ते में एक जगह ग्राम वधुएं राम को एकटक निहारती हैं, यानी कि एक निगरानी से निहारती हैं, और उसी समय का निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई। ये वाला भी हमारा ऑप्शन वो लिख करके आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसमें अनुराग तड़ाग का पूछा गया कौन सा अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो अनुराग तड़ाग में जो है रूपक अलंकार है, तथा मनु मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोनों में अलग अलग अलंकार है। तो आप लोग का ये वाला भी 6 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक,
फिर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो अगला क्वेश्चन जो संस्कृत का पूछा गया इसको वाला भी कंप्लीट कराएंगे। देखो क्या पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना है, जिसके लिए आप लोगों का कितना नंबर दिया गया, देखो इसके लिए आप लोगों को 5 नंबर दिया गया, यानी कि 2 नंबर जो आप लोगों का संदर्भ का है और आप लोगों का जो 3 नंबर है हिंदी अनुवाद का। टोटल आप लोगों का 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसको वाला भी कंप्लीट कर लो अभी के अभी। देखो क्या है इसका, चलिए आंसर स्टार्टिंग में बता दे क्या, देखो क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं और आप लोग को आंसर भी समझा देते हैं। स्क्रीन पर मन करेगा दिखा देंगे, नहीं तो वैसे ही बता देंगे। देखो क्या है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां च केंद्रम स्थलम अस्ति। देखो ये आप लोग का, चलिए इसका संदर्भ डायरेक्ट बता देते हैं, संदर्भ बता देते हैं। तो संदर्भ ये भारतीय कहाँ से लिया गया, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। देखो आप लोग को इसको पढ़ दे क्या, नहीं आप लोग को, चलिए पढ़ते नहीं, आप लोग का टाइम बहुत हो जाएगा। और इसमें अथवा वाला दिया गया, इसको आंसर भी बता देते हैं। आप लोग को पढ़ेंगे तो बहुत आंसर हो जाएगा, आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे। पहला क्वेश्चन देख लो, ऐसा नगरी वाला है, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख लो। तीसरा डालकर लिखेंगे कि संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये हमारा संदर्भ लिख करके 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। और फिर क्या है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है और मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिवेशों का अनुवाद फारसी भाषा में करा। ये हमारा अनुवाद हो, ये हमारा ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ये वाला 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अथवा करके भी बाबू पूछा गया है, मानव जीवनस्य संकरणम संस्कृत अस्माकम पूर्वज, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया अथवा करके। तो चलिए इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। देखें प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालिएगा, कोष्टक में अथवा करके लिख दीजिएगा क्या लिखना है इसमें। देखिए संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। 2 नंबर बाबू ये वाला आप लोग का कंप्लीट हो गया लिख करके, ठीक। फिर देखो इसमें क्या है, हिंदी अनुवाद में क्या दिया गया है, मानव जीवन में संवारना और यानी कि दोषदी को दूर करना ही संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन में संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया हुआ सब हमारी संस्कृत है। ये वाला हमारा भी 5 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पद्यांश शुरू स्टार्ट होता है, यानी कि संस्कृत का पद्यांश दिए गए हैं। इसमें देखो क्या है, भले ही हमारा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे आज आप लोगों को, ठीक है। भले ही हमारा एनर्जी पूरा खत्म हो जाए बोलते बोलते, लेकिन आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, वादा किए हैं, वादा निभाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखो क्या है कि चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए 5 नंबर इसके लिए भी बाबू दिया गया है, जिसके लिए देखो इसमें देखो क्या दिया गया, इसका आंसर भी डायरेक्ट चलिए बताते चलते हैं। देखो मानो हित्वा प्रियो भवत, क्रोध हित्वा न सोचत और काम हित्वा न भवत, लोभ हित्वा न सुखी भवत। तो देखो बाबू इसका जो लिया गया इसका संदर्भ लिखिएगा क्या कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। ये वाला हो जाएगा। उसका अनुवाद अगर पूछे जाएगा, देखिए एक बार इसको पहले समझते हैं क्या दिया गया। देखिए मानो हित्वा प्रियो भवत, क्रोध न हित्वा सोचत, यानी कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। और फिर क्या है, प्रिय हो जाता है और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। ये वाला हो जाएगा। फिर काम हित्वान भवत, लोभ हित्वा सुखी भवत, ये वाला हो जाएगा। इसका क्या होगा कि मनुष्य इच्छा यानी कि कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ को छोड़ करके क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है, ठीक। ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि ये वाला 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर नहीं विश्वास बढ़ रहा है ना मेरे आंसर पर, तो आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। देखो चलो देख लो, प्रश्नोत्तर संख्या चौथा डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जीवन सूत्राणी। वही बताए ना जो आप लोग को बता दिए हैं, वही आप लोग का रहेगा। देखो वही आप लोग का अनुवाद भी बता दिए हैं,
देखो आप लोग का ये वाला 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलो और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। सर्वे भवन्तु सुखिम सर्वे सन्तु निरामयम् और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वाला ये देखिए, इसका भी 5 नंबर कंप्लीट कर लो। अथवा वाला जो दिया गया इसका आंसर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या चौथा डालिएगा और अथवा करके अथवा वाला लिखिएगा कोष्टक में। इसमें देखिए क्या है, संदर्भ की प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी अनुवाद में लिखिएगा कि सभी सुखी हों, क्या हो, सर्वे भवन्तु, और सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखिए अर्थात सभी का कल्याण हो, और सभी को दुख दूर हो अर्थात कोई भी दुखी ना रहे। ये वाला हमारा हिंदी अनुवाद हो जाएगा। इसमें भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होगा। फिर चलो आगे भी कंप्लीट कराएंगे बाबू, देखो आगे भी कंप्लीट कर लो। और फिर देखो जो आगे प्रश्न नंबर हमारा 5वां दिया गया है, यानी कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, यानी कि किसी एक उत्तर हमें दे देना है। ठीक, जिसके लिए 3 नंबर हमें निर्धारित किया गया है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें का वाला दिया गया है, सिर्फ एक ही को करना है। अगर आपको दोनों आएगा तो दोनों कर लीजिएगा बाबू, नंबर कटेगा तो नहीं दोनों करने पर, ये मेरा गारंटी है, वादा है। यानी कि दोनों अगर आपको आएगा तो दोनों कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो एक ही कीजिएगा, तब भी नंबर फुल दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिएगा, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण को बताइए। यानी कि मुक्तिदूत के आधार पर गांधी जी का क्या बताना है, हमें चरित्र चित्रण को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग सर्वप्रथम जान लो ये कहाँ कहाँ के किसके जनपद के लिए है, यानी कि किसकी जिला के लिए है, हमें ये बताना है। देखिए आप लोग का ये जो दिया गया है कहाँ कहाँ दिया गया, बस्ती के लिए दिया गया, आगरा के लिए दिया गया, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, आदि जनपद के विद्यार्थियों के लिए इसका आंसर निर्धारित किया गया है लिखने के लिए। ठीक, तो देखो क्या है इसका आंसर भी आप लोगों को पहला क्वेश्चन का आंसर बता दें क्या, चलो बता देते हैं। इसका आंसर देखो देख लो क्या है कि आप लोगों को उसे बोल कर दिखाएंगे स्क्रीन पर। अभी मतलब टाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है बाबू, और आप लोग का इसका टाइपिंग नहीं कर पाए थे। ठीक, आप लोगों को चलिए एक एक आंसर बता देते हैं। यहाँ पर देखो इसका आंसर लिखिएगा, उत्तर क्या लिखिएगा कि देखो गांधी जी का चित्रण है ना, इसका आंसर लिखिएगा कि डॉक्टर, इसका आंसर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, आगे लिख समझिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंडकाव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है और गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। और पहला जो हमारा पॉइंट है दिव्य पुरुष, यानी कि दिव्य पुरुष में आप लोग भी लिख सकते हैं। दिव्य पुरुष में क्या लिखना है, देखिए कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है और भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था और इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी को साधारण पुरुष ना होकर के दिव्य पुरुष थे। ये वाला हमारा हो जाएगा पहला। और आप लोग भी आगे लिखना चाहे तो आप लोग आगे लिख लीजिएगा बाबू, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप लोग को बता देते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखो ज्योति जवाहर किस किस जनपद के लिए, ये वाला भी समझ लो। ज्योति जवाहर भी सभी खंड काव्य के लिए पूछा जाता है। देखो ज्योति जवाहर वाला जो है ये कहाँ कहाँ पढ़ना है और कहाँ कहाँ के लिए लिखना है, तो ये कानपुर है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, ललितपुर है और रामपुर है, गोंडा इत्यादि जनपद के लिए है। ठीक, ये ज्योति जवाहर वाला हो जाएगा। फिर अगला देख लो क्या है, अगला वाला भी देख लो और उसको वाला भी समझ लो और एंड आप लोगों को बता देते हैं। देखो बाबू आप लोग को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो लगभग 1 घंटा 30 मिनट का हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है, आप लोगों को कम समय में अधिक बताने की हम भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेवाड़ मुकुट वाला दिया गया। क्या दिया गया है, मेवाड़ मुकुट वाला दिया गया। इसको वाला भी देखो, ये आप लोग समझ लो, एक ही आंसर देना है इसको आप लोग को। ये किस किस शहर के लिए है या किस किस जनपद के लिए है, देखो ये बुलंदशहर के लिए है, देवरिया के लिए, बरेली के लिए, सीतापुर के लिए, सुल्तानपुर के लिए, बहराइच के लिए इत्यादि जनपद के लिए है। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। तो फिर अगला वाला फिर देख लो, अगला वाला क्या दिया गया। और फिर देखो अग्र पूजा वाला भी जिस जनपद में लगेगा उसको वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो जय सुभाष वाला है इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो जय सुभाष लगता है, जो जय सुभाष वाला खंडकाव्य किसके जनपद में लगता है, लखनऊ में लगता है, सहारनपुर में लगता है, फैजाबाद में लगता है, बांदा में लगता है, हाँ झांसी में लगता है, हरदोई इत्यादि जनपद में लगता है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर अगला वाला चलिए देख लेते हैं। अगला वाला देखो क्या है, ये मातृभूमि के
के लिए यानी कि मातृभूमि के लिए कौन कौन से जनपद में लगता है, तो ये गोरखपुर, मुरादाबाद और शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी और मैनपुरी, मुजफ्फरनगर इत्यादि जनपद के लिए ये निर्धारित है। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और 3 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया, कड़ वाला दिया गया है। तो कड़ वाला भी जहाँ पर लगेगा इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो ये वाला हमारा भी कंप्लीट हो जाएगा, कड़ वाला भी। और फिर देखो क्या अगला दिया गया है, कड़ वाला देखो कहाँ कहाँ के लिए निर्धारित किया गया। कड़ वाला जो किस जनपद के लिए, अलीगढ़ है, जौनपुर है, बरेली है, हमीरपुर है इत्यादि जनपद के लिए यानी कि और भी जनपद के लिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और फिर देखो क्या है, करमवीर भरत वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोगों को जो जनपद में होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर तुमुल वाला दिया गया है। तुमुल वाला देखो कौन कौन से जनपद में है, वाराणसी में, इटावा में है, बिजनौर में है, जालौन में, बंदोई में इत्यादि जनपद के लिए है। तो ये खंड का आप लोग को तैयार करना लेना है बाबू। 3 नंबर तो आप लोग का पक्का हो जाएगा। और इस प्रश्न आप लोग का मेरे तरफ से यही आंसर रहेगा। नोट या प्रश्न आप स्वयं करो, क्योंकि खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है और वहाँ आपको अपने जिले से संबंधित खंड का प्रश्न ही उत्तर देना होता है। तो बाबू आप लोग का ये हमारे तरफ से आंसर है। आप लोगों को ऐसे ही नहीं लिख देना, उसमें ऐसे लिख देंगे तो नंबर इसका काट पीट हो जाएगा। इसके बोर्ड एग्जाम में इसके कॉपी में नहीं लिखना, ये हमारे तरफ से वैसे आंसर है। आप लोग इसको स्वयं से तैयार कर लीजिएगा जो आप लोग का जनपद में होगा, ठीक है। बताना हमारा काम है और आप लोग को इसको तैयार कर लेना आप लोग का काम है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो 6 का जो का दिया गया है उसका आंसर भी समझो। देखो के दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, जिसके लिए 5 नंबर दिए गए हैं। जीवन परिचय का 3 नंबर है जीवन परिचय का, और 2 नंबर आप लोगों का क्या है, रचनाएं हैं। क्या है, 5 नंबर टोटल। ये वाला भी तुरंत अभी कंप्लीट कर लो। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, किसी एक का लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, और फिर क्या दिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तीनों चैप्टर दिए गए हैं यानी कि ममता, मित्रता और कौन कौन, और भारतीय संस्कृति, तीनों चैप्टर वाले दिए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, यही आप लोग को भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग को किसका बता दें। चलिए हमारे दिमाग में सोच रहा है कि इनका आंसर बता दें, किनका, आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय स्क्रीन पर दिखा करके आप लोग को बता दें एंड आप लोग को उनका रचनाओं को बता दें, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डालिएगा इस कोष्टक में। इसी प्रकार से आप लोग को भी पेपर में लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ब्लैक पेन से आप लोग लिखिएगा। दूसरा वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ही सेम लिखना है। यहाँ पर देखिए आप लोग को एक बॉक्स भी बना लेना है। यहाँ पर आप लोग समझिए बॉक्स भी न्यू पैटर्न आ गया है कि अगर आप बॉक्स बताते हैं तो आप लोग पूरा नंबर दिया जाएगा। देखिए लेखक का संक्षिप्त परिचय इसमें लिखिएगा। जन्म लिख दीजिएगा, सन 1800 कितना 89 में ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में, और पिता का नाम देवी प्रसाद, मृत्यु 1937 ईस्वी में। ये आप लोग बॉक्स में बता दीजिएगा। जो मुख्य तिथि है, मुख्य जो मतलब बातें हैं उसको आप लोग इस कोष्टक में बताना होता है, ठीक। आप लोग इस प्रकार से भी बना लीजिएगा एंड आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी बनाना होगा। तो चलिए आप लोग को इनका जीवन परिचय बता देते हैं। थोड़ा सा लगभग 5 मिनट लगेगा, 5 ही मिनट नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसमें लिखिएगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 89 में उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो स्वयं एक साहित्यिक प्रेमी थे, और इस प्रकार प्रसाद जी के जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता उन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिए, और कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन इनके बड़े भाई ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और इसलिए वह विद्यालय छोड़ दिए और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया। और जब ये मात्र 17 वर्ष के थे तभी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियां की असमय मृत्यु हो गई। और इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। और क्या है कि इन सभी सामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए, और इसी प्रकार क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, कुछ भी लिख दीजिएगा बाबू। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, 3 नंबर कंप्लीट हो गया इसका। और देखो क्या है कि इनका जो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, आप लोगों का ये वाला लिख देना है। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो
हो गया। 5 नंबर बाबू यहाँ से कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर आगे देख लो क्या है, आगे भी कंप्लीट कर लो। 6 का जो खा दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का रचनाओं का उल्लेख करना है। 5 नंबर इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन के रूप में हमें कौन कौन से दिए गए हैं, देखो क्या क्या दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दिए गए हैं, सुमित्रानंदन पंत जी दिए गए हैं आप लोगों का, और फिर महाकवि भूषण जी, महाकवि कौन दिए गए हैं? सूरदास जी के हैं, भूषण का रहे हैं, सूरदास जी दिए गए हैं। तो आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट है आप लोग को। चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का पहला आंसर लिख करके बता देते हैं आप लोग को कैसे क्या लिखना है और कैसे समझना है। इसको वाला भी 5 नंबर तैयार कर लो अभी के अभी। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 6 का खा डाल देंगे वहाँ पर ऊपर ब्लैक पेन से कॉपी में, जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तब। ठीक, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो ऑप्शन दिया गया गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इस प्रकार से आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। और इसमें जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले में मानते हैं, और परंतु अधिकांशतः विद्वान इनका जन्म राजापुर ही मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और तथा माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही इनके माता पिता त्याग दिए थे, अतः इनका जीवन अनेक कठिनाइयों के बीच व्यतीत हुआ, और सौभाग्य से इन्हें नरिहर दास जैसे गुरु मिल गया और जिनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो अत्यधिक सुंदर थी, और तुलसीदास से बहुत प्रेम करते थे। वाराणसी में 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। और इनके मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है कि संबोध 1680 80 गंग के तीर और श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। और देखो इनका जो मतलब श्री रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आप लोगों को ये कवि का जो संक्षिप्त परिचय होता है इसको पर भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जो जन्म होता है, जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, जन्म स्थान बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, माता का नाम हुलसी और जो वो पिता का नाम था आत्माराम दुबे था। तो ये वाला भी, और मृत्यु जो हुआ था कितना होता 1623 ईस्वी में हुआ था। तो ये वाला भी आप लोग ध्यान से आप लोगों को लिखना है पेपर में, समझ रहे हो ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हमारा 7वां, कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कथस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। देखो बाबू आप लोग को इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को 2 नंबर फीड कर लो, यानी कि कंप्लीट कर लो। देखो इसका क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 7वां है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया और उभयत्र समो वीरा वीरो भवत ही वीरता। ये वाला भी आप लोगों का कितना नंबर? 2 नंबर कंप्लीट हुआ ना, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया प्रश्न उत्तर संख्या 7वां डाल करके। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया गया। 8वां क्वेश्चन जो दिया गया क्या दिया गया, देखो 8वां क्वेश्चन जो दिया गया हमारा कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया है 8वां क्वेश्चन में। देखो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और जिसके लिए संस्कृत में देना, जिसके लिए 2 नंबर दिए गए हमें। और पहले 4 नंबर दिए जाते थे बाबू, अब 2 ही नंबर दिए जाएंगे। आगे आप लोगों का 1 बढ़ गया है, लास्ट में उसको बताएंगे क्या बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम आप लोग को सभी क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, इसमें ऐसा बात नहीं है। जो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, यानी कि भारतीय संस्कृत क्यों मूल है, हमें यह बताना है। और ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पूरा राजा का आसित, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया। चंद्रशेखर का आसित और वीर कैन पूछते। ये आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन दिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या डाल दीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर कि विश्व से श्रेष्ठ ईश्वर एक एव इत भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति, ये हमारा पहला हो जाएगा, 1 नंबर इसमें कंप्लीट। और पूरा राजा एका भारतीय आसित, ये वाला हमारा दूसरा हो जाएगा। चंद्रशेखर एका भारतीय संस्करणकारी देशभक्ता आसित, ये वाला हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। और वीर कैन पूछते तो वीर वीरण पूछते, ये वाला भी चौथा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाबू चारों का आंसर आप लोग को बता दिए, लेकिन आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना, 2 ही आंसर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। ठीक, जितना कहा जाए उतना ही लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि 9वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जिसके लिए 7 नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर 7 नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया पर्यावरण संरक्षण के उपाय दिए गए हैं, और आतंकवाद कारण एवं निवारण दिया गया है, और जनसंख्या लाभ और हानि
प्रोत्साहन दिया गया और नारी शक्तिकरण दिया गया। ये चारों दिए गए, किसी एक को हमें करना है जिसके लिए 7 नंबर हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को किस पर बता दें। देखो, आप लोगों को ये आतंकवाद कारण एवं निवारण पर बता रहे हैं, आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, आप लोग इसको वाला भी समझ लो और आप लोगों को जाकर के फोड़ देना है। ठीक है, यानी कि फोड़ नहीं देना है, लिख देना है बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से। प्रश्न संख्या यहाँ से 9 हमारा हो जाएगा और आतंकवाद कारण एवं निवारण पर लिख रहे हैं। इसमें से जो पहला लिखिएगा रूपरेखा लिखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना में क्या डालिएगा, देखिए प्रस्तावना हो जाएगा और जो दूसरा रूपरेखा हो जाएगा आतंकवाद क्या है, यानी कि आतंकवाद क्या है ये बताना। भारत में आतंकवाद, ये तीसरा हो जाएगा आतंकवाद का कारण, और जो पांचवा हो जाएगा आतंकवाद का निवारण और उपसंहार हमारा अगला हो जाएगा 6 वाला होगा, यानी कि आप लोगों को 6 वाला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रस्तावना में क्या डालिएगा, प्रस्तावना में क्या लिखिएगा इसको भी समझो। देखो, आप लोगों का सभी 70 में 70 नंबर वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहे थे, हमारा वादा किए थे आप लोगों का और कंप्लीट कराना हमारा काम है। देखो क्या है प्रस्तावना में क्या लिखना है, देखो कि आतंकवाद एक हिंसात्मक कार्य है जिनको अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं। और ये लोग क्या होते हैं, ये लोगों को डरा धमका कर अथवा ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मारकर उन्हें स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। आजकल विभिन्न आतंकवादी समूहों के पास विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियार भी हैं, आधुनिक हथियार भी हैं। ये लोग कहीं से भी बनकर नहीं आते हैं, बल्कि हमारे जैसे लोग ही होते हैं। दूसरों के द्वारा उनके साथ घटित हुए कुछ गलत घटनाओं के आदि के कारण ये बदले की भावना से हिंसात्मक कार्यों को शामिल हो जाते हैं और पहले इन कार्यों का व्याप्त लोगों के साथ मिलकर एक बड़े आतंकवादी समूह का निर्माण करते हैं। ये प्रस्तावना लिख दीजिएगा प्यारा सा। और आतंकवाद क्या है, ये वाला हमारा जो दूसरा है, यहाँ पर देखिए आतंकवाद दो शब्दों का आतंक प्लस क्या है, आतंक प्लस वाद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आतंक का सिद्धांत। और या अंग्रेज के टेररिज्म शब्द, यानी कि टेररिज्म शब्द का रूपांतरण है। और यह लोगों को डरा धमका कर अपने स्वार्थों को पूर्ति के मार्ग पर आजकल अपने इन कार्यों को अंजाम देने के लिए विभिन्न आतंकवादी समूहों प्रकार के आधुनिक हथियार है। तो आतंकवाद ये क्या है, इसका भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर भारत में आतंकवाद किस प्रकार से होता है ये बताइए। ये वाला देखो, भारत में आतंकवाद, इसको भी समझा दे रहे हैं। देखो, भारत में 1940 से 1950 के दशक से ही विभिन्न प्रकार की आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है। और उस समय भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड जैसे कि मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में विभिन्न प्रकार की उग्र आतंकवादी हिंसा फैली। लेकिन आज इन राज्यों में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। भारत में आतंकवादी हमले अधिकांशतः कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों द्वारा किए जाते हैं और यह हमले आज से नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय से ही चल आ रहे हैं। और पाकिस्तान आज़ाद के समय ही कश्मीर पर अपना हक जमाने की कोशिश करता और इसी इच्छा के पूर्ति हेतु भारत क्या बार बार कश्मीर घाटी जो है, घाटी में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों द्वारा आतंकवादी हमले देखने को मिलते हैं। और लेकिन उनके इन मंसूबों को हमारी भारतीय बहादुर सेना मुंहतोड़ जवाब देती है और अपने पैरों तले कुचल देती है। और इन हमलों को हमारे बहुत सारे सैनी शहीद भी हो जाते हैं, यानी कि सेना शहीद भी हो जाते हैं, और जो बहुत दुखद होता है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। और फिर आतंकवाद का कारण क्या है, इसका वाला भी जान लो बाबू। देखो, ये क्या होता है कि आतंकवाद के लिए क्या होता है, आतंकवाद के लिए देखो क्या, आतंकवाद के लिए कोई एक कारण ही उत्तरदायी नहीं है, बल्कि इसके लिए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि अनेक कारण उत्तरदायी हैं। और कुछ लोग तो आर्थिक तंगी के कारण धीरे धीरे हिंसात्मक कार्य में शामिल हो जाते हैं। और क्या है कि धीरे धीरे जो होते हैं कि धीरे धीरे इनका व्याप्त हो जाता है और उन्हें सही और गलत कुछ नहीं फर्क दिखता। और इन्हीं लोगों में बहला फुसला कर कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु उनका इस्तेमाल आतंकवाद के रूप में करते हैं और विभिन्न देशों के फायदे हेतु दूसरे देशों में आतंकवादी हमले भी करवाते हैं। और कभी कभी धार्मिक सांप्रदायिकता भी आतंकवाद का एक बड़ा कारण बन जाता है। यह हमारा आतंकवाद का कारण हो जाएगा। फिर आतंकवाद का निवारण, यानी कि
इससे कैसे निपटें ये हमें बताना है। तो ये वाला भी आप लोगों को निबंध में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, देखो इसमें क्या लिखना है कि आतंकवाद से किसी देश अथवा समाज को बहुत क्षति पहुंचती है। आतंकवाद से पीड़ित हर एक देश इस समस्या से बाहर निकलना चाहता है। आतंकवाद को पूरी तरह ख़त्म करना तो एक बहुल चुनौती है, लेकिन फिर भी इसको ख़त्म करने का प्रयास हर एक देश को करना चाहिए। आतंकवाद से बचने के लिए प्रत्येक देश को सांप्रदायिक हिंसों से बचना चाहिए। इन हिंसों के कारण ही कहीं ना कहीं आतंकवाद जन्म लेता है और इसके साथ ही आतंकवादी समूहों की मदद करने वाले देशों के अन्य देशों के साथ आकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये आतंकवाद का निवारण हो जाएगा। फिर उपसंहार में देखिए क्या लिखना होगा कि उपसंहार वाला भी देख लो कि आजकल हर जगह कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं देखने को मिलती है, जिसमें से लोगों के साथ पर्यावरण को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है और इस समस्या का समाधान हेतु सभी देशों को एक साथ आकर के एक उचित कानून बना करके एक कार्य को करना चाहिए। उपसंहार बाबू आप लोग का 7 नंबर तो कंप्लीट होगा। कितना, 7 नंबर यहाँ से तो कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता बाबू। अब बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। और फिर देखो और बताए थे आप लोग का लास्ट में भी जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको वाला भी आंसर देख लो क्या है। देखो क्या क्या है इसका आंसर कि 10वां प्रश्न दिया गया है कि अपनी विशेष रुचि तथा उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप लोगों को अथवा करके भी इसमें दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखो क्या है अथवा करके कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक, तो आप लोगों को पहला आंसर बताते हैं फिर अथवा वाला भी बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो क्या प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 10वां है, यानी कि 10वां वाला का जो है इसमें लिखेगा अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा, यानी कि ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा। फिर इसमें क्या लिखिएगा, देखो क्या है राकेश शुक्ल गोविंदपुरी लखनऊ, यानी कि आप लोग ऊपर इस प्रकार से टाइटल लिख सकते हैं। जो मित्र होंगे आपको वो लिख सकते हैं। ठीक, दिनांक आप लोग को क्या रहेगा, देखो 10 है, यानी कि ये 10 है तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा आप लोग का 16 तारीख से लिखेंगे तो यहाँ पर सॉरी कितना है आप लोगों का जो 22 फरवरी से होगा आप लोग 22 फरवरी कर दीजिएगा, 22 फरवरी 2024 कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो 22 फरवरी हो जाएगा। ठीक, प्रिय मित्र नमस्कार, यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला लिखेगा। फिर यहाँ पर लिखेगा आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और सब कुछ कुशल मंगल होगा। और यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। और वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेल कूद में है अधिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चलकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊँचा करूँ। मैं धोनी की तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और मुझे क्रिकेटर खेलना क्या है बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरा साथ दें और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में मेरी सहायता करें। और मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो और तुमने पहले ही सोच रखा है। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाँ तुम्हारे सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसा गया ज़रूर बताना। और फिर आगे क्या है इसको भी समझिएगा। अब फिर देखो क्या है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा एक यह पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होंगे। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। तुम्हारा मित्र क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर बाबू, नाम लिखने की गलती कभी मत कीजिएगा बाबू। बोर्ड एग्जाम में आप लोग यहाँ पर नाम नहीं लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिख दीजिएगा XYZ लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसमें नंबर काट लिया जाएगा बाबू। ये हम सत्य बता रहे हैं, नाम नहीं लिखना है इसमें। जो तुम्हारा मित्र है वो क्या लिखिएगा XYZ यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा XYZ लीजिएगा। और जो दिनांक रहेगा, दिनांक तो आप ऊपर भी डाले होंगे, 22 फरवरी रहेगा तो 22 फरवरी डाल दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को इसमें लिखना होगा। और जो अथवा वाला अभद्र व्यवहार वाला है उसको वाला भी चलिए समझा देते हैं आप लोगों को।
तो यहाँ पर देखो जो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 10वां हाथ इसमें अथवा वाला दिया गया है कि उत्तर रेलवे टिकट पर निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार हेतु शिकायत पत्र है। सेवा में लिखिएगा, सेवा में क्या लिखिएगा, विभाग पर महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली, यानी कि दिल्ली लिख दीजिएगा। फिर विषय चलिए बता देते हैं। फिर देखो विषय क्या है, टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार के संबंध में, ये विषय हमारा हो जाएगा। महोदय लिखिएगा कि सबनीय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें से मैं और मेरी माँ और मेरी पत्नी और मेरे छोटे बच्चे भी शामिल थे। मैंने अपने पूरे परिवार की टिकट ले रखा था, किंतु अपने बच्चों का नहीं लिया था, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता और मेरा पहला बेटा 4 साल का है और मेरा दूसरा बेटा 2 साल का है। अतः मुझे इन दोनों का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और किंतु मेरा पूरा परिवार सब ट्रेन का सफ़र कर रहा था। तभी एक टिकट निरीक्षक आया और जिसका नाम पंकज त्रिपाठी था, और उसने हमारी पूरी परिवार का टिकट चेक किया और मेरे दोनों बच्चों का टिकट ना होने के कारण वह हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। इस प्रकार से बना करके लिखिएगा। फिर क्या लिखिएगा, जब मैंने उसे बताया कि उनका टिकट नहीं लग सकता तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा और मेरे पूरे परिवार को बदतमीजी करने लगा, परिवार से बदतमीजी करने लगा। और अतः आपसे निवेदन क्या है, देखिए निवेदन क्या कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक को कोई कार्रवाई जरूर करें। और भाव दिए क्या लिखेगा, भाव दिए आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर भी नाम लिख दिया गया है, तो आप लोग ये बाबुल नाम मत लिखेगा, XYZ लिख दीजिएगा, और लखनऊ है तो लखनऊ लिख दीजिएगा। और जो दिनांक रहेगा, कितना दिनांक रहेगा आप लोगों का, ये दिनांक जो रहेगा कितना रहेगा, 22 तारीख रहेगा और 2 फरवरी रहेगा और 2024 रहेगा। इसी प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। ये दिनांक एग्जाम्पल पे तौर पर बताए हैं हम, तो आप लोगों का ये वाला लिख कर लीजिएगा। और आप लोगों का कितना नंबर, आप लोगों का 70 में 70 नंबर तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप लोगों का यही पेपर था। ये मॉडल पेपर आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया है एंड समझा दिया है। और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और ये हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के बाबू जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फुल सोल्यूशन मॉडल पेपर को देख सकें एंड समझ सके 2024 का। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।